फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ पॉलिटी, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघीय मंत्री परिषद। और इसकी पहली वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं आपको प्रधानमंत्री। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो ये हो सकता है आपको संसद का सदस्य हो सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो वो हाँ बन सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो ये 6 मंथ तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन? तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर में मंत्री होते हैं? तो ये 3 स्तर में होते हैं। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो ये हो गया आपको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब देखते हैं, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। किस चीज़ का होता है? तो ये हो गया आपको राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितना? तो 6 मंथ के बाद। 6 मंथ के बाद। भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो ये करता है आपको अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये करते हैं आपको मंत्रिपरिषद पे करते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य दिए जाते हैं, लोकसभा से दिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो ये सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपको 1963 में लाया गया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, वो दे सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो ये हो गया आपको प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो ये मंत्रिपरिषद के पास होता है। जो व्यक्ति सांसद ना हो या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है तो हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, तभी किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो ये हो गया आपको 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो ये थी आपको राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थी आपको सरदार बलदेव सिंह।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला प्रथम मंत्री कौन थे? तो ये थे आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ये विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो ये हो गया आपको सदन का विघटन। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने दिन तक वो रह सकता है? आपको 6 मंथ तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये है आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ये कौन से रख सकते हैं? तो ये रख सकता है, तो आपको विश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 50 होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको कुल सदस्यों का 1/10। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ये किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1952 में हुआ था। 1952 में लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो ये किनको करते हैं? तो ये करते हैं आपको लोकसभा के उपाध्यक्ष को करते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो ये कौन थे? तो ये हो गया आपको जीबी मावलंकर। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं किस चीज़ के लिए? तो लोकसभा के लिए होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संभालते थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण। वल्लभ देव सिंह रक्षा। जान मथाई थे उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद सी एच भामा कार्य खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आशफ अली रेलवे। जगजीवन राव श्रम। लियाकत अली खान हो गए आपको वित्त मंत्री हो गए। आई चंद्ररिगर वाणिज्य। और अब्दुल खान नस्तर ये हो गया आपको संचार। और जोगेंद्र नाथ मंडल हो गया विधि। और गजांतर अली हो गया आपको स्वास्थ्य मंत्री। तो अब देखते हैं प्रमुख पदाधिकारीगण। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो ये उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो ये मोरारजी देसाई के समय में हुए थे। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसने उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के क्रम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो ये 10% होनी चाहिए। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्राप्त की जाती है? तो ये कैबिनेट मंत्री। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे तो राम शुभग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन
कराता है? तो ये लोकसभा के सदस्य कराते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेते हैं? तो ये लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराते हैं? तो ये शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है इनको। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं आपको लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जाता है आपको लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से संकल्पित पारित करके। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो ये मिलता है तो 4 लाख मिलता है। निर्णायक मत देने का अधिकार है किसको? तो लोकसभा अध्यक्ष को देने का अधिकार है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपको लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है कहाँ? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में कितनी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये करता है आपको लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो ये नियम समिति का होता है। लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष में करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हो गया आपको गणेश वासुदेव मालवंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो ये हो गया आपको नीलम संजीव रेड्डी ने संभाला था। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो वो थे आपको जेबी मावलंकर। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं जीबी मालवंकर जाने जाते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो ये नीलम संजीव रेड्डी ने त्याग दी थी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अनंत शयनम आयंगर। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GMC बाल योगी। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो ये की जाती है आपको 6। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्षों को। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे।
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये भारत का महान्यायवादी होते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देते हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी देते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है कौन? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये होगी आपको भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये ले सकते हैं आपको भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। किसे संसद के दोनों सदस्यों में बोलने अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है तो परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये हो गया आपको भारत के अटॉर्नी जनरल को ऐसा नहीं है। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो इनको मिलता है आपको 2,50,000। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये अनुच्छेद 76 के द्वारा किया जाती है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो ये करते हैं आपको संभागायुक्त। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये हो गया आपको भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन हो गए हैं आपको? कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। तो हाँ, किए जा सकते हैं। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो हाँ, होनी चाहिए। तो इसलिए हो जाएगा आपको ये आंसर हो जाएगा आपको ए। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है तो महाधिवक्ता। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो ये किसका नहीं किया जा सकता है बताइए? तो ये हो गया आपको डी। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो कौन होता है? तो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये देता है आपको एडवोकेट जनरल देते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये एडवोकेट जनरल होते हैं। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। तो ये महाधिवक्ता को नहीं है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये हो गया आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में।
वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हो गया आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये हो गया आपको संघ तथा राज्य सरकार के द्वारा। लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है। तो ये हो गया आपको कार्यपालिका पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये कही जाती है आपको अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया के तहत हटाई जा सकती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है किसको। तो ये राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो ये लोक लेखा समिति कार्य करती है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेना है। तो हाँ, लेना है। किसकी नियुक्ति लोकसभा के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रणाली के रूप में की जाती हैं। तो ये की जाती है आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का। कौन भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षक करता है। तो ये करता है आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आई वीडियो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समिति। थैंक यू।